का ये जो आप लोगों ने इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ रखा, मुझे बुलाया और जिसकी अध्यक्षता हमारे श्री देवल्ला समैया जी, जस्टिस चंद्र कुमार जी, जिनको अभी हमने सुना, हमारे मित्र डॉक्टर कृष्ण मोहन जी, जो तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस कमीशन के चेयरमैन रहे अभी तक, प्रोफेसर मुरली मनोहर जी, प्रोफेसर राव साहब शायद चले गए, सिमाद्री साहब बैठे हैं, तिरुमली जी, और हमारे वो कहाँ वारंगल श्रीनिवास जी, बहुत अच्छा लोग गाया उन्होंने, सतीश कोटे जी, और तमाम मेरे मित्रों, तेलंगाना बैकवर्ड क्लास एम्प्लॉयज़ फेडरेशन के सभी सदस्य, पदाधिकारी, पीपल्स कमेटी ऑन कास्ट सेंसस के सभी पदाधिकारी, प्रजा तेलंगाना के सभी सदस्य और अधिकारी। आज सुबह से मैं आप सबको सुन रहा था और आप लोगों की हिम्मत की दाद देता हूं कि 8-9 घंटे हो चुके हैं और आप बिल्कुल जैसे हमने बचपन में सुना था कि अंगद के पांव की तरह पैर गड़ा करके आप लोग बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। तेलंगाना के लोग, जैसे मैं जानता हूं, बहुत ज़्यादा नहीं जानता मैं, बहुत फाइटर किस्म के लोग माने जाते हैं। पूरे देश में तेलंगाना के लोगों को माना जाता है कि बहुत संघर्ष करने वाले लोग होते हैं, फाइटर किस्म के लोग होते हैं, योद्धा होते हैं, क्योंकि तेलंगाना के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उसके बाद शायद यहाँ पे निज़ाम साहब का एक राज होता था, उससे भी लड़ाई लड़ी। उसके बाद आपने तेलंगाना प्रदेश बनाने के लिए लड़ाई लड़ी। तो यू हैव बीन ऑलवेज ए फाइटर। और अब आपने एक नया नोबल कॉज पकड़ लिया है। द नेक्स्ट फाइट इज फॉर कास्ट सेंसस। तो जिस तरह से आप हमेशा कामयाब रहे, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी आपको इसमें भी कामयाबी मिलेगी। मेरे को 40-50 साल हो गए इस तरह के बैकवर्ड क्लासेस के, इस तरह के कार्यक्रमों में जाते हुए। 1978 में व्हेन आई वाज अ डॉक्टर इन सफदरजंग हॉस्पिटल, विच इज जस्ट अपोजिट टू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली में जो है, तो बाय चांस आई मेट श्री बीपी मंडल जी। तो बीपी मंडल जी एट दैट टाइम वाज merely a member of parliament. He was not chairman of national backward classes at that time. And I came in contact with him. तो जो मेरा सोशल जस्टिस के बारे में वट एवर नॉलेज आई है, उसका जो प्राइमरी एजुकेशन जिसको मैं बोल सकता हूँ, दैट हैपन थ्रू हिम। और उसके बाद, क्योंकि एक बार आपको ये पता लग जाए कि इनजस्टिस हैज बीन डन टू यू, टू योर फोरफादर्स, हमारे जो पूर्वज, मेरा दादा, उसका परदादा, उसका परदादा, 100 पीढ़ी से हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, इनजस्टिस हुआ है और अत्याचार, उत्पीड़न। क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था हमारे देश में चलती रही, उसमें जन्म से ही तय हो जाता था आदमी की पूरी जिंदगी की किस्मत कि ये तो सिर्फ बढ़ई बनेगा। उसमें हो सकता है बहुत टैलेंट हो, लेकिन क्योंकि उसने बढ़ई के घर में जन्म ले लिया, नाई के घर में जन्म ले लिया या ग्वाला के घर में जन्म ले लिया, तो उसको फिर सिर्फ ग्वाला का काम करना, वो और कोई काम नहीं कर सकता था। और 90% लोगों के साथ जो हमारे समाज में, उनको हर तरह का जो मान सम्मान है, जो अधिकार है, उनसे वंचित रखा जाता था। जमीन जायदाद वो नहीं खरीद सकते थे, धन दौलत नहीं ले सकते थे। जैसे पशु होता है ना, बैल होता है, जैसे खेती में काम करता है, तो बैल को आप क्या करते हैं, उसको शाम को खाने का दे देते हैं बस। उसको कुछ सैलरी तो नहीं देते आप कि वो जमीन खरीद ले, उसको सिर्फ खाने का देते हैं ताकि वो जिंदा रहे और अगले दिन आपके खेत में दोबारा काम करे। इसी तरह हमारी जो सामाजिक व्यवस्था, जो सोशल सिस्टम हमारे देश में रहा सदियों तक, जिसको हमारे दादा ने झेला, परदादा ने झेला और 100 पीढ़ी पीछे तक झेला, उसमें उनको इसी तरह बैल समझ के ही काम लिया जाता था। इससे ज़्यादा उनका ना मान सम्मान था, ना और कुछ था। लेकिन बीच बीच में कुछ कॉल ऐसे आए
शायद मैं तेलुगु बहुत अच्छी नहीं समझता, लेकिन जस्टिस साहब शायद जिक्र कर रहे थे, मुझको लग रहा था इन्होंने अशोका का नाम लिया शायद अपनी बात में, तो मेरे को कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि हमारे भारतवर्ष का, और मैं मिथ में विश्वास नहीं करता, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री. हिस्ट्री हैज साइंटिफिक बेसिस बेस्ड ऑन फैक्ट्स. माइथोलॉजी तो मेरे मन में आया, लिख दिया मैंने, कुछ भी हो गया, ठीक है. 10 साल तक कोई बोलता रहा तो आगे आने वाली पीढ़ियों ने कहा हाँ ये सच था. तो जो हिस्ट्री, रियल हिस्ट्री है हमारे देश की, वो ये है कि ज़्यादातर हमारा देश पिटता रहा है. पिटता समझते हैं? जो भी बाहर से आया उसने हमें पीट दिया, जो भी बाहर से आया उसने हमारे पर राज किया. सबसे गरीब देश, सबसे भुखमरी, हंगरनेस, अनएजुकेशन, इलिटरेसी, वो रहा है. जबकि हमारे देश में लक्ष्मी जी भी थी, तो वो तो हमारी गरीबी को ख़त्म कर सकती थी, लेकिन आज तक भी ख़त्म हुई नहीं. सरस्वती देवी थी, सबको एजुकेटेड कर सकती थी. किसी और देश में नहीं है लक्ष्मी. चीन में लक्ष्मी नहीं है, सरस्वती भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, ठीक है, जर्मनी में भी नहीं है. और वहाँ कोई जन्म से पिछड़ा भी नहीं पैदा होता, कोई ब्राह्मण भी नहीं पैदा होता जर्मनी में, जापान में. वहाँ सब जर्मन पैदा होते हैं. ये एक अकेला देश है जहाँ पे जन्म से कोई ब्राह्मण पैदा हो रहा है, कोई शूद्र पैदा हो रहा है, कोई अछूत पैदा हो रहा है. तो इसने हमारे देश को कमजोर बनाया. एक इनइक्वलिटी आई, ऊंच नीच, और ऊंच नीच भी ऐसी जैसे सीढ़ियां होती ना, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप. हमने आपस में ढूंढ ली, पिछड़ों ने भी ढूंढ ली, शूद्रों ने भी ढूंढ ली कि तू मेरे से नीचे का शूद्र, मैं तेरे से ऊपर का शूद्र हूं, ठीक है. तो सीढ़ी नुमा, स्टेप लैडर टाइप का सिस्टम. अब क्या है, वर्ण व्यवस्था जो 3-4 है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और फिर अति शूद्र कह लीजिए, अनटचेबल कह लीजिए. बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते थे ये एक तरह की मीनार है. मीनार आप समझते हैं, हमारे यहाँ 4 मीनार है, लेकिन 4 मीनार में आप चढ़ते हैं तो ऊपर जा सकते हैं, नीचे से, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं उतर के सीढ़ी में. लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हमारा जो समाज है वो इस तरह की मीनार है जिसमें 4 मंजिलें और एक तहखाना है, लेकिन ऊपर की मंजिल का आदमी नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि बीच में कोई छेद नहीं है, कोई सीढ़ियां हैं ही नहीं, कोई दरवाजा नहीं है कि नीचे आ जाए, और ऐसा दरवाजा भी नहीं है कि नीचे का आदमी सीढ़ी चढ़ के ऊपर चला जाए. जिस मंजिल में आपने जन्म लिया है, पूरी जिंदगी आपने उसी मंजिल में गुजारनी है, वहीं मर जाना है. आप अपना धर्म बदल सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, लेकिन अपनी जाति नहीं बदल सकते. इस तरह का सिस्टम रहा. तो उसकी वजह से बहुत हमारे देश में कमजोरियां आई. लेकिन मैं जो बता रहा था कि हमारे जस्टिस साहब ने जिक्र किया अशोका का, तो हमारे देश में काफी पीरियड ऐसे आए जब इक्वलिटी आई, समता का युग जिसको बोल सकते हैं. और एक समय था जब महात्मा बुद्ध का प्रभाव था हमारे देश में, तो इक्वलिटी आई थी, बराबरी, इक्विटी, समता. और उस समय हमारा देश दुनिया का सबसे ताकतवर देश था. उस समय हमारा देश दुनिया का सबसे ज्ञानी देश था. लोग बाग जो यहां रहते थे वो बहुत खुश रहते थे, समृद्ध थे, गरीबी नहीं थी. और इसका आप परिणाम देख सकते हैं कि बुद्ध का समय का जो संदेश था वो चीन में गया. चीन ने इंडिया के प्रभाव को माना और बुद्ध धर्म को अपनाया. जापान ने माना, कोरिया ने माना, जितने भी इधर के देश थे, थाईलैंड में कह लीजिए और श्रीलंका तक, सबने बौद्ध धर्म को अपनाया. क्यों? उस समय हमारा देश रियल पावरफुल देश था और प्रॉस्परस कंट्री थी. और वो कौन सा वक्त था? जब हमारे देश में इक्वलिटी थी. इसलिए जब जब इनइक्वलिटी आती है किसी भी देश में, दुनिया का, मैं हिस्ट्री की बात करता हूं, जिस जिस देश में जब जब ज्यादा इनइक्वलिटी आएगी वो देश कमजोर हो जाएगा और दूसरे उसके ऊपर कब्जा करके पकड़ लेंगे, उसकी गर्दन मरोड़ेंगे, उसको उल्टा लटकाएंगे, सब काम होगा. उसके बाद आप देखिए महाराष्ट्र आपके पड़ोस में,
वहां पे एक वारकारी मूवमेंट चला जो भक्ति आंदोलन था, और उसमें वो लोग संत हुए जो वर्ण व्यवस्था या मनुवादी व्यवस्था में संत नहीं हो सकते थे। जैसे उसमें संत नामदेव हैं। अब संत नामदेव एक दर्जी कम्युनिटी के थे, जो कैलिको प्रिंटर कह लीजिए, छिप्पी कह लीजिए, वो थे। उसमें संत गोरा कुम्हार हुए, जो कि कुम्हार कम्युनिटी, पॉटरीज वाला जो काम करते हैं, बर्तन बनाने का मिट्टी का, उसके थे। तो उस वारकारी भक्ति आंदोलन से हमारे देश के उस क्षेत्र के अंदर ऊंच नीच की भावना कम हुई, खत्म तो नहीं हुई लेकिन कम हुई, और उसकी वजह से वहां पे शिवाजी पैदा होते हैं और मराठा साम्राज्य बनता है जो मुगलों को टक्कर दे देते हैं। ठीक है, मतलब यानी शक्ति बनी। हमारे उत्तर भारत में आ जाओ तो सिख धर्म आया। सिख धर्म ने जो अपने पंज प्यारे बोलते, वो जो पहले 5 आदमी सिख बनाए, उसमें एक तो क्षत्रिय था, पहला शॉपकीपर था वो। सेकंड वाज ए जाट, ही वाज ए फार्मर, ठीक है, शूद्र। देन देयर वाज बार्बर, नाई को बनाया। देन एक वो जो पानी का काम करते हैं, जिसको हम झीवर उधर बोलते हैं, अपना यहाँ पानी का काम करने भिश्ती क्या बोलते हैं, वो था। और एक जो था नाई हो गया, छिप्पी हो गया, झीवर हो गया, जाट हो गया, फार्मर, और वो था। यानी कहने का मतलब ये था 80% ऑफ द पंज प्यारे वर शूद्रास। और वो सिख, हमारे देश में एक इतिहास है कि भारत का कभी कोई आदमी भारत से बाहर झंडा गाड़ के नहीं आया। बाहर के लोग आते रहे, यहां झंडा गाड़ते रहे, विजय प्राप्त करते रहे। इंडिया का आदमी नहीं सुना होगा ईरान पे जाके फतेह कर लिया, अरब फतेह कर लिया, ऐसा हमारे इतिहास में नहीं है। लेकिन सिख के राज में एक बार आया कि आपने काबुल में, तिब्बत में सिखों ने अपना राज स्थापित कर लिया, एंड दैट टू वाज बिकॉज ऑफ इक्वलिटी, बिकॉज इक्वलिटी केम एट दैट टाइम इन आवर कंट्री। एंड नाउ, जब से बाबा साहब का संविधान इस देश में लागू हुआ है, आप देखिए अपनी 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी ऊपर चले जाइए, मैं अपने दादा को देखूं, परदादा को देखूं, वो पशु पालते थे। फिर हमारा पिता टीचर हुआ या फौज में भी गया, मैं डॉक्टर हो गया। तो ये आप अपने अपने अगर परिवार में देखेंगे तो जब से ये बराबरी का संविधान कुछ कुछ हमारे देश में लागू हुआ, तो हम लोगों ने बड़ी तरक्की की है। इस संविधान की वजह से तरक्की हुई है। जो मैं समझ रहा हूं, जो प्रोफेसर्स हमारे बीच में बैठे हैं, शायद इनके पिता प्रोफेसर्स नहीं रहे होंगे। फर्स्ट टाइम जनरेशन में ऐसा हुआ होगा कि प्रोफेसर्स बने। एंड कॉन्स्टिट्यूशन हैज लॉट टू प्ले, उसका एक मेजर रोल है। ये जो हम लोगों की खास तौर पे जो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी हैं, उनकी जो प्रोग्रेस है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। और जैसा अक्सर मैं एक उदाहरण देता हूं कि मान लीजिए एक आम का बाग है, आम के बाग में 100 पेड़ लगे हुए हैं जो आम जिस पे लग सकते हैं, लेकिन सिर्फ 10 पेड़ को आप पानी देंगे, खाद देंगे, धूप देंगे, तो उस बाग की प्रोडक्शन नहीं होगी। अगर 90 को नहीं देते हम पानी, खाद नहीं देते, धूप नहीं देते, और जब 100 के 100 पेड़ों को हम खाद, पानी, धूप मिलने लगती है, तो उस बाग में आम की फसल प्रोडक्शन भी ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। यही बात राहुल जी ने भी कही अपने इलाहाबाद के अपना जो उन्होंने भाषण दिया था, जो पिछला संविधान सम्मेलन हुआ, कि उन्होंने कहा एक एरोप्लेन की कल्पना कीजिए। थिंक अबाउट एन एरोप्लेन विच हैज 10 इंजन्स, एंड आउट ऑफ दोज 10 इंजन्स 9 इंजन्स आर नॉट गेटिंग फ्यूल, ओनली 1 इंजन इज गेटिंग फ्यूल. So can that plane fly properly? No. But if all the 10 engines get fuel and they start working, the aeroplane will fly very high. तो कहते हैं हमारे देश में भी ऐसा ही हो रहा है। 90% को कंपटीशन से बाहर कर दिया गया है। चाहे मीडिया हाउसेज हो,
टीवी वगैरह, चाहे कॉरपोरेट हाउसेज हों, वो कहते हैं मैंने 200 कॉरपोरेट हाउसेज की लिस्ट मंगाई, यानी जो अदानी अंबानी टाइप के कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उसमें 200 में से सिर्फ एक ओबीसी था और वो भी तमिलनाडु का था। तो क्यों नहीं है? तो ये जो हजारों साल से हमारे यहाँ व्यवस्था चली उसके लिए है। अगर हमें भारत को दोबारा से, हम चाहते हैं कि जैसे अशोका के समय में महान था, ग्रेट था, इंडिया शुड बिकम ग्रेट, स्ट्रॉन्ग, प्रॉस्परस, तो ऑल 90% पीपल ऑफ दिस नेशन, सभी नागरिकों को, सिटीजन्स को आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलना चाहिए। और जो पीछे वंचित रहे हैं, डिप्राइव्ड सेक्शंस रहे हैं, जिनको एजुकेशन से डिप्राइव रखा गया, प्रोफेशन से डिप्राइव रखा गया, धन दौलत से डिप्राइव रखा गया, अब आप क्यों बैकवर्ड हैं? लॉ ऑफ एवरेज तो ये कहता है हर जाति में बराबर के लोग होने चाहिए, लेकिन कुछ जातियों में बैकवर्ड हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द सोशल सिस्टम वी हैड। तो उसको ठीक करने की जरूरत है अगर भारत को आपने महान बनाना है। दिस इज नॉट ओनली अबाउट ओबीसीज, कि ओबीसी के लोगों को कुछ नौकरियां चंद मिल जाएं, तो इसके लिए ये है। और मेरे से एक बाहर कोई पूछ रहा था कि आप राहुल गांधी के रिप्रेजेंटेटिव हैं क्या? आई सेड नो, आई एम नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ राहुल गांधी, एंड इवन आई डोंट बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी, एटलीस्ट टिल दिस टुडे, बट आई हैव बीन ए सोशल जस्टिस एक्टिविस्ट ऑल माई लाइफ। और उस नाते कभी बीपी मंडल जी सोशल जस्टिस के लिए काम कर रहे थे, मैं उनके साथ था, कभी शरद यादव जी कर रहे थे तो मैं उनके साथ था। आज राहुल गांधी सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीपी मंडल नहीं है, शरद यादव नहीं है, मैं राहुल गांधी के साथ हूं। इसलिए क्यों लड़ रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया पहले या वैसा नहीं किया, उसमें पीछे क्या हुआ, पीछे क्या नहीं हुआ, उसमें जाने की जरूरत नहीं है। देश में दो तरह की ताकतें इस समय काम कर रही हैं, एंड यू पीपल आर ऑल इंटेलेक्चुअल्स, यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। दो तरह की कौन सी ताकतें हैं? एक तो जो इक्वलिटी की लड़ाई लड़ रही है, एंड राहुल गांधी रिप्रेजेंट्स दैट फोर्स which is fighting for equality in this country. And there are forces जो चाहती हैं कि देश में जो इनइक्वलिटी पहले वाली थी, जो मनुवादी व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था थी, जिसको वो बड़े शान से कहते हैं हमारी ऐसी व्यवस्था होती थी, और वो पुरानी शान को वो चाहते हैं वापस ले आए। उसका मतलब क्या है कि जो कास्ट बेस्ड हायरार्की है, जो ये सिस्टम है सीढ़ी नुमा, उसको वो दोबारा से एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो लड़ाई बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और तेलंगाना में जो कास्ट सेंसस होनी चाहिए, हमारे भाई साहब चेयरमैन भी रहे, जिसकी शुरुआत तेजी से अब तक हो जानी चाहिए थी, हमारे सभी साथियों ने बताया कि वो अभी तक नहीं हो पा रही। तो अब क्या किया जाए? पुरानी कहावत है कि मां दूध बच्चे को तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। ऐसा नहीं है कि मां बच्चे को प्यार नहीं करती, मां बहुत प्यार करती है, मां से ज्यादा बच्चे को कोई प्यार ही नहीं करता, लेकिन वो भी दूध कब पिलाती है? जब बच्चा रोता है। तो हमारा जो है ओबीसी समाज जो है, तेलंगाना का हो या देश का ही कह लीजिए पूरे का, वो अभी तक ढंग से रो नहीं रहा। रो नहीं रहा का मतलब ये है कि हम कहते हैं कि हम 60% हैं तेलंगाना में, बिहार में अभी सेंसस हुई 64 या 63%, 63% ओबीसी निकले वहां पे, तो तेलंगाना में भी ऐसे ही होगा लगभग। लेकिन बहुत कोशिश करके हमारे तमाम ये जो हमारे साथी हैं, इन्होंने आपकी ये सभा बनाई। आसान नहीं होता इस तरह की सभा बुलाना, उसको ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि हमारे लोगों के पास साधन भी कम होते हैं, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने की, और ये सभाएं शायद एक चीज मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा। आज मैं सुबह से यहां बैठा था, मैं अपने आप को बहुत अनफॉर्चुनेट फील कर रहा था कि मैं सोच रहा था बैठे बैठे
कि भाई मैं दिल्ली में क्यों मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म तो तेलंगाना में होना चाहिए था। तो तेलंगाना में क्यों होना चाहिए था जन्म? एक तो मेरे को तेलुगु भाषा आती, तो जब इतनी बढ़िया बढ़िया इतने जोशीले लोग जो हैं, जो भाषण मैंने यहाँ सुने, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि उत्तर भारत में इतने जोशीले भाषण देने वाले लोग शायद 1% भी नहीं है इनके मुकाबले। बहन जी इतना जोश से बोल रही थी तो मेरी भुजाएं उस समय फड़क रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था क्या कह रही थी ये, लेकिन मेरे को जोश आ रहा था। ठीक है, तो एक तो तेलुगु भाषा मेरे को आती अगर मैं तेलंगाना में जन्म लेता। दूसरी, आप जैसी फाइटिंग स्पिरिट मेरे में और आती, और जिस तरह के लोकगीत गाए जाते हैं यहाँ सभाओं में, हमारे उधर नहीं गाए जाते ऐसे लोकगीत, तो वो सारी चीजें आप में हैं। और मेरे को तेलुगु भाषा आती तो आप सबके विचार को मैं और अच्छी तरह से समझ पाता, जो मैं शायद नहीं समझ पाया। लेकिन शायद आप ये कह रहे थे कि हर जिले में आदिलाबाद, फलानी जगह इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए, जो मैं इंटरप्रेट कर रहा था फ्रॉम योर बॉडी लैंग्वेज। तो ये होना चाहिए। जहां तक मेरी बात है, मैं समझ लीजिए कि जो प्यार मुझे तेलंगाना में, पिछले हफ्ते डॉक्टर राव साहब भी थे उस कार्यक्रम में, 2 हफ्ते पहले की बात है, ऑल इंडिया ओबीसी स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने बुलाया था मुझे हैदराबाद के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें। तो जो प्यार है मैं उसको कर्जा चुकाना चाहता हूँ, आपके प्यार जो आपने दिया है। और मैं बहुत ताकतवर आदमी नहीं हूँ, लेकिन हाँ शायद मैं आपकी बात को राहुल जी तक पहुंचा सकूं, इतनी ताकत तो मैं रखता हूं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि आप लोग जितने भी संगठन हैं, छोटे हैं बड़े हैं, कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो अपने लेटर हेड पे कम से कम एक चिट्ठी लिखें। आप डायरेक्ट डाल देंगे, आप प्रोफेसर साहब बता रहे थे जी हमने चिट्ठी डाल दी, वो पता नहीं कहां पहुंचेगी। आपने तो राहुल गांधी के पास डाल दी चिट्ठी, आपने कहा राहुल गांधी के पास पहुंच गई, लेकिन मैं जानता हूं वो नहीं पहुंची, एक्चुअली में नहीं पहुंची। ठीक है, तो आप एक चिट्ठी बना करके इकट्ठी करें, आप करें, ठीक है, उसको आप मेरे पास पहुंचाएं। वो 20 चिट्ठी हो, 20 लेटर्स हो, 50 लेटर्स हो, डिफरेंट कास्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हों, ठीक है, प्लस जो ओबीसी के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन है, मैं उन सबको लेकर के बात करूंगा राहुल जी से, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। और मैं अपनी ताकत, जो भी मेरे पास ताकत है, वो पूरी की पूरी ताकत इस जायज काम के लिए, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है, इट्स योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और राहुल गांधी जैसा एक आदमी जो वास्तव में मैं जानता हूं जितना, कि बहुत ही ही इज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल अबाउट दिस कॉज ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। इलाहाबाद में उन्होंने ये कहा कि अगर इसको काम करने में, क्योंकि देयर हैज बीन लॉट ऑफ रेजिस्टेंस विद इन द पार्टी एंड फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी आल्सो, कि आप ऐसा करोगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसा होगा वो होगा। इलाहाबाद में ही स्टेटेड क्लियरली, एंड देयर इज वीडियो ऑफ दैट, आई विल सेंड यू द वीडियो। अगर इस काम को करने में मेरे को पॉलिटिकल नुकसान भी होगा तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन इस काम को मैं करके रहूंगा, क्योंकि ये देश को बनाने का काम है। दिस इज नॉट अबाउट पॉलिटिक्स, दिस इज लाइक आई सेड, मेकिंग इंडिया ग्रेट। तो देश को बनाने का काम सबसे बड़ा काम होता है। एक समय था जब हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आपने लड़ी, दैट वाज फ्रीडम मूवमेंट। अभी ग्रेटनेस मूवमेंट मान लीजिए इसको। वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर टू मेक इंडिया ग्रेट, टू मेक इंडिया प्रॉस्परस, टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग, द ग्रेटेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो वी आर फाइटिंग फॉर द ग्रेटनेस ऑफ इंडिया बेसिकली। तो इन्हीं शब्दों के साथ, और मैं, अगर आपका कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो,